हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा एयरफोर्स नेवी अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 7 रहेगा। कुल 6 प्रैक्टिस सेट तक हम करवा चुके हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के साथ। देखिए क्वेश्चन ये लिखा गया है, किसी एपी का चौथा पद 12 एवं 7वां पद 27 हो तो उसका 10वां पद क्या होगा। देखो इसका चौथा पद क्या दिया है हल में, इसका चौथा पद कितना दिया है, इसका चौथा पद 12 दिया है। अच्छा, चौथे पद का सूत्र होता है एक कम होता है a+n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर होगा a+3d बराबर 12 समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा आगे हमको ये दिया है इसका सातवां पद दिया है 27। सातवें पद का सूत्र होता है a+6d बराबर 27, इसे समीकरण 2 मानते हैं। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 है हमारा, देखो 2 में से 1 को घटाओगे, 2 में से 1 को घटाओगे तो इससे फायदा होगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो a कट गया, 6 में से 3d घटेगा तो 3d, इधर 27 में से 12 घटा 15 तो d का मान कितना आ जाएगा 5। अब d का मान हम भेज देते हैं पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं d का मान 5, तो a 3 गुणे 5 प्लस बराबर 12 है तो a प्लस 15 बराबर 12, तो a की वैल्यू -3 मिली। जब a और d मिला तो अब हमसे पूछा गया है इसका 10वां पद क्या होगा। 10वें पद का फार्मूला होता है a+9d, तो a की वैल्यू कितनी मिली है बेटा -3, 9d की वैल्यू 5, तो 5 9 45 और ये -3, 45 में से 3 घट जाएगा 42, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 42 42। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर क्या होगा 42 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन हम उतार देते हैं। क्वेश्चन है 12 की पावर आयोटा का स्क्वायर -4 आयोटा क्यूब और फिर प्लस है 8 आयोटा की पावर 4, फिर माइनस कितना है 4 आयोटा की पावर 5। अब हम जानते हैं आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। आयोटा का कोई भी पावर निकालना हो उसके 4 से डिग्री से डिवाइड करेंगे। 12 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -4 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, फिर यहाँ पर 8 आयोटा पावर 4 1 होगा और यहाँ 4 आयोटा पावर 5 में 4 से डिवाइड करोगे आयोटा 4 4 1 हो जाएगा, एक बार आयोटा बचेगा तो यहाँ आयोटा बचा। फिर यहाँ से -12 बचा, -12 माइनस माइनस +4 आयोटा और +8 और वहाँ से -4 आयोटा, इससे ये कट गया तो -12 + 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -12 में +8 ऐड करोगे तो -4 होगा। इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी सही है, -4 होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ये कह रहा कि इस समीकरण के मूल हैं, इसके मूल बताने हैं, मूलों की प्रकृति बतानी है। तो ध्यान से देखो, समीकरण द्विघात समीकरण x² - 8x प्लस कितना है 17 बराबर 0 है। ठीक है, x² - 8x प्लस 17 बराबर 0 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितना है -8, c की वैल्यू है 17।
तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग बी कर निकालते हैं कैपिटल डी से, और जिसके निकालने का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का स्क्वायर कैपिटल डी इक्वल्स टू b है आपका -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 17 है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल डी इक्वल्स टू 8 का वर्ग 64 और 17 चौका 68 हो जाएगा। फिर आंसर में कैपिटल डी की वैल्यू 64 में से 68 घटा -4 आ गया। अब d की वैल्यू जब -4 आ गया तो फिर क्या होगा, जब d की वैल्यू -4 में आ गई तो ये ऋणात्मक में आ गया। किस में आ गया, ये ऋणात्मक में आ गया। किस में आ गया, ऋणात्मक में। तो इसका मतलब d जो है वो लेस देन 0 हो गया। बताया जाता है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कहा जाता है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और जब निगेटिव होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हो। हमको दिया गया है NPR की वैल्यू है 25 20, NCR है 21, तो R की वैल्यू पूछा गया है। इसके लिए हम डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो NPR में हम डिवाइड करते हैं NCR से, और यहाँ पर 25 20 में हम 21 से डिवाइड करते हैं। अब NPR का फार्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर अपान NCR का फैक्टोरियल n बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल होता है इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करोगे 21 21 4 21 दूना 42 0 आ गया डिवाइड करने। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, इससे ये कैंसिल। अब ये नीचे वाला ऊपर पलट जाएगा, फैक्टोरियल r इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। अब हम सोचेंगे कि फैक्टोरियल में किसकी वैल्यू 120 होती है, बेटा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है। याद करो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो फैक्टोरियल r इक्वल्स टू यहाँ फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल गायब हुआ, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, आंसर 5 होगा। r की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगा 5 होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखो, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले उसका फॉर्म चेक किया करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 4x अपान कितना है x स्क्वायर माइनस 4 दिया है। तो सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लेते हैं। 2 का क्यूब 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 अपान 4 माइनस 4, ऊपर आपको 0 अपान 0 मिल गया। तो पहले फॉर्म चेक करने से पहले अब हम इसमें आपको बताए थे कि जब 0 अपान 0 या इन्फिनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म बने तो आप क्या करोगे, एल लॉपिटर रूल लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो इसमें क्या होता है, हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 4 2 जा 8x और 4x का 4 होगा, अपान कितना हो जाएगा 2x और इसका 0। अब हम लिमिट ले लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये 2 दूना 4 12 और 8 दूनी 16 प्लस 4 अपान 2 2 जा 4 हो जाएगा। 12 में से 16 घट जाएगा तो -4 प्लस 4 बटे 4 और ये 0 बटे 4, आंसर 0 आ जाएगा। -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, 5वें का आंसर क्या होगा 0 होगा। लिमिट का क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिखा गया है 1 से √3
और फिर लिखा गया है dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला है, ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। तो ये आपको डायरेक्ट मिलेगा, इसका tan इनवर्स x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, √3 से 1 तक। तो एक बार √3 पुट करोगे तो tan इनवर्स √3, फिर माइनस tan इनवर्स 1। √3 tan किसकी वैल्यू होती है, तो √3 π/3 की वैल्यू, और ये π/4। 1 tan 1 इनवर्स tan 1 की वैल्यू 45 डिग्री π/4 होता है। सॉल्व करोगे 4π - 3π अपान 12 हो जाएगा। तो यहाँ से π/12 आपके प्रश्न का आंसर होगा π/12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का आंसर π/12 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x जहाँ -1 से +1 में हो तो इसका डेरिवेटिव पूछा गया है। देखो y इक्वल टू क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स x फिर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ट्रिकी प्रश्न है, आपको बताया गया था कि कास इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूले में सोचा करो, जब साइन इनवर्स x है तो कास इनवर्स ढूंढो। तो इसको y बराबर देखो साइन इनवर्स x है, और ये फार्मूला है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कास इनवर्स x। फिर अब हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो यहाँ π/2, और ये π/2 क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो आपको बताया गया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, 0 होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमागी प्रश्न था, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा tan 3 थीटा फिर tan थीटा फिर इंटू 3 थीटा 1 है। तो थीटा की वैल्यू पूछी गई है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ से tan थीटा प्लस tan 3 थीटा दिया है, और फिर प्लस है tan थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू दिया है 1। तो उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये tan थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 3 थीटा हुआ। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इधर ले आके डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, tan थीटा tan 3 थीटा अपान क्या मिला, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 3 थीटा डिवाइड करने पर 1 बचा। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू tan b, tan a प्लस b का फार्मूला। तो tan a का वर्ग थीटा, b का वर्ग 3 थीटा कर रहा, यहाँ 1 हुआ। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, tan 4 थीटा इक्वल टू 1। अब 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, तो 4 थीटा बराबर tan यहाँ से आपको मिलेगा π/4। अब एक 11th में आपको फार्मूला पढ़ाया गया था कि अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस क्या होता है, अल्फा। यहाँ अल्फा का काम π/4 कर रहा है, तो थीटा का काम 4 थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा माने π/4। 4 से दोनों डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी n π/4, और 4 4 के पास जाएगा तो π/16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यही होगा, n π/4 और प्लस π/16। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है,
अगला क्वेश्चन ये देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन अभी फार्मूला पढ़ाए थे। क्वेश्चन लिखा गया है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x dx। अभी फार्मूला पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स x cos इनवर्स x क्या होता है, ये पाई बाई 2 dx होता है। पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से 1 डॉट dx बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो यहाँ से आपको मिला पाई बाई 2x प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, n पाई मतलब पाई x अपान 2 प्लस सी। ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, दिमागी प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। सुनो, क्वेश्चन लिखा गया है 0 से 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 dx है। तो इसके लिए देखो x स्क्वायर में जब रहे तो हम यहाँ पुट कर देते हैं x बराबर tan थीटा पुट कर देते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। अगर x आपका 0 होगा तब आपका थीटा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0। अगर हम x को 1 पुट कर देते हैं तब आपका थीटा पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती। अब जिसको t माने हो उसका डेरिवेटिव करो, dx बराबर tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है d थीटा। सारी वैल्यू रखोगे, लिमिट 0 से कहाँ चलेगी, पाई बाई 4। ऊपर x की जगह पे tan थीटा पुट किया गया है, अपान 1 प्लस एक्स जब पुट करोगे tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और यहाँ पर है आपको dx की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा पुट करोगे। अब अगर समझ में आ रहा हो तो यहाँ से इससे ये कट गया, बचा कितना बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखो, लिमिट 0 से पाई बाई 4, ऊपर आपका tan थीटा अपान पावर 2 से पावर 2 लेकिन क्यूब। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो रही है, गलती ये हो रही है, पहले हम पूरा इसे सॉल्व करेंगे, अभी पावर 2 से पावर 2 हम नहीं काटेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2 रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो पहले हम 0 से पाई बाई 4, यहाँ पर tan थीटा है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले ये लिख देते हैं। अब हम कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल कर देंगे, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, नीचे बचा सेक क्यूब थीटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, क्या, एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4, ऊपर बचा tan थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा डी थीटा बचा। सेक को ऊपर भेज देंगे तो कास बदल जाएगा, 0 से पाई बाई 4 कास थीटा tan थीटा डी थीटा आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मिला 0 से पाई बाई 4 कास थीटा रहने देते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, और यहाँ से डी थीटा है, कास थीटा से कास थीटा खत्म हुआ। बचा हमारे पास 0 से पाई बाई 4 साइन थीटा डी थीटा बचा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा होता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कास थीटा, और लिमिट 0 से पाई बाई 4 चलेगी। पाई बाई 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कास पाई बाई 4 माइनस कास 0 मिला। ब्रैकेट हम तोड़ के चिन्ह बदल देंगे, कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस और प्लस ये 1 हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, कास 0 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें, तो ये √2 होगा,
होगा और -1 अपान क्या हो जाएगा √2। इस प्रश्न का आंसर यही होगा √2 -1 अपान √2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए √2 -1 अपान √2। ठीक है, तो इस 10वें का जो आंसर होगा 10वें का ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये एक फार्मूला है। फार्मूला आपको क्या बताया गया था? बताया गया था कि cos A cos B प्लस क्या होता है sin A इंटू sin B। अगर ऐसा कुछ हो तो ये फार्मूला होता है cos A माइनस B का। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो cos A cos B और यहाँ पर प्लस sin A sin B। फार्मूला होता है A cos A माइनस B का। तो यहाँ पर रहेगा cos A का काम कौन कर रहा है? A का काम कर रहा है A माइनस बी और माइनस बी का काम कौन कर रहा है? A प्लस बी कर रहा है cos A माइनस बी। ध्यान से देखो A से A कट जाएगा तो बचा कितना? बचा cos माइनस बी, ब्रेकेट तोड़ने पर b निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से मिला cos -2b। cos के अंदर माइनस चीज़ें प्लस में बदल जाती हैं तो cos 2b होगा। अब ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? cos 2b का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर b -1, 2 cos स्क्वायर b -1। प्रश्न को घुमा दिया था तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा 2 cos स्क्वायर b -1। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए, ये देखो काश का जो रेंज होता है, काश अपना आंसर कहाँ से कहाँ तक देता है? 0 से पाई में देता है। उसके बाहर अगर है तो उसे कन्वर्ट करो। जैसे काश इनवर्स, ये आपको काश मिलता है 7 पाई/6 मिलता है। अब इसे तोड़ेंगे। 7 पाई/6 210 डिग्री है, वो ज़्यादा चला जाएगा। 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में ही काश अपना आंसर 0 से 180 के बीच में ही देता है। तो इसे हम ब्रेक करते हैं। अच्छा, काश हम ब्रेक करते हैं 2 पाई माइनस थीटा में। क्यों? क्योंकि 2 पाई काश 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में 360 माइनस थीटा प्लस देता है, इसीलिए इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, इस एंगल को ऐसे ब्रेक किया गया है। 6 दूना 12 में से 5 घटेगा, 7 पाई/6 को ब्रेक किया गया है। तो ये हो जाएगा काश इनवर्स। आपको पढ़ाया गया था काश 360 माइनस थीटा काश थीटा होता है, तो यहाँ से काश 5 पाई/6 हुआ। अब काश से काश एलिमिनेट हो गया, काश इनवर्स से काश, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। कौन सा ऑप्शन सही है? 5 पाई/6 ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिंदु इतना से सरल रेखा इतना पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखो इसका फार्मूला हम लिखवा देते हैं। फार्मूला क्या होता है? लंब की लंबाई p बराबर मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c by1 प्लस c अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, a का काम कौन कर रहा है? a 4 है, b -3 है और c का काम -5 कर रहा है। और ये आपका x1 है और ये क्या है? y1 है। तो फार्मूला लगाएंगे p बराबर ax1, a की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू है -2 और प्लस by1, तो b की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू है खुद माइनस में, c की वैल्यू फिर प्लस c होता है लेकिन c की वैल्यू किस में है? -5 अपान रूट में a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? रूट में क्या होता है? a स्क्वायर। a की वैल्यू 4 का स्क्वायर, b है -3 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखा जा रहा है। फार्मूला याद है तो काम बन जाएगा। तो p इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पर -8 +3 -5 अपान और रूट में 16 + 9 इस तरीके से होगा। फिर यहाँ से p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, -8 -5 तो -13 हुआ, प्लस
3 और यहाँ पर रूट 25 हुआ, 16 9 25, तो p इक्वस टू -10/25 का वर्गमूल 5, तो p इक्वस टू माइनस मॉड ऑफ 2, तो माइनस जो है मॉड में पॉजिटिव हो जाता है, चूंकि दूरी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो p इक्वस टू 2 इकाई इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और ये बेटा ये फार्मूला है, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आप बड़े इजीली लगा पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, बिंदुओं इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? नियामक मतलब निर्देशांक, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखवाएंगे। क्या फार्मूला? बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु P का निर्देशांक फार्मूला होता है m1 के साथ x2 माइनस m2 के साथ x1 अपान m1 माइनस m2 होता है। इसमें माइनस होता है बाय वाले में, अंतः वाले में प्लस होता है। फिर यहाँ पर क्या होगा? m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 अपान m1 माइनस क्या होगा? m2 होगा। अब फार्मूला ध्यान से देखो, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, यहाँ से x2 है, y2 है, सब फार्मूले पर रख देते हैं। लो p इक्वस टू वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखो। m1 की वैल्यू क्या है? 1, और x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू -3 है, m2 की वैल्यू 3, और m2 के बाद क्या होता है? x2 की वैल्यू 9। ठीक है, x2 की वैल्यू 3 है। देखो m1 के साथ x2 और ये x1 की वैल्यू 1 है, अपान कितना हो जाएगा? 1 - 3। फिर m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू कितनी है? 9, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 3 अपान 1 - 3। फिर क्या होगा? p इक्वस टू -3 अपान -2 होगा, 9 - 3 3 जा 9 अपान -2 हुआ। तो यहाँ से p की वैल्यू मिली -6 अपान -2, -6 अपान -2, 9 में से 9 0 अपान -2, तो माइनस से माइनस में डिवाइड करने पर +3, 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3, 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। 14वें का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी सही होगा। तो इस क्वेश्चन को फार्मूले से ही आप लगा पाओगे, फार्मूला पता है तो आप बड़ो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिए लिखा गया है, ध्यान से देखो, के किस मान के लिए समीकरण इतना एक सरल जोड़ी रेखा को निरूपित करता है? ध्यान से देखो, ये x और y में द्विघात समीकरण है। ये सरल रेखा को एक जोड़ी सरल रेखा को निरूपित करता है, उसका कंडीशन हम लिखेंगे। पहले इसमें रेखा उतार देते हैं। क्या लिखा गया है? 2x² प्लस 3xy प्लस क्या लिखा गया है? y² प्लस 11x प्लस कितना है? 6y प्लस के इक्वस टू 0 है। सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a कोफिशिएंट x², b होता है y² का कोफिशिएंट 1 है, h की वैल्यू होती है xy के कोफिशिएंट का हाफ, और g की वैल्यू होती है इसका हाफ 11/2, और f की वैल्यू होती है 6 का हाफ, y के गुणांक का हाफ, तो यहाँ 3 होगा, और c आपका कांस्टेंट टर्म k होगा। अब देखो इसके लिए रूल क्या होता है? सरल रेखा निरूपित करने का रूल, एक डिटर्मिनेंट बनता है a, और यहाँ पर रहेगा h, यहाँ पर g, यहाँ पर h सेम होना चाहिए, डायगोनल में a b c रहेगा, यहाँ f रहेगा, यहाँ g रहेगा, यहाँ f सेम, यहाँ c, इस तरीके से ये 0 होगा, यही डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं वैल्यू को पुट करके। a की वैल्यू कितनी है? 2, फिर h की वैल्यू कितनी है? 3/2, और फिर g की वैल्यू है 11/2, फिर यहाँ से 3/2, यहाँ 1 होगा, f की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 11/2, यहाँ पर 3, यहाँ के इक्वस टू 0 हो जाएगा। अब इसको बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, हम यहाँ सॉल्व करते हैं 2, ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो k -3 3 जा 9 हुआ, फिर -3/2 मिला,
फिर 3/2 ये और ये डिलीट होगा, 3k/2 माइनस 33, 11 तिया 33/2 आया। फिर प्लस 11/2 हुआ और यहाँ ये और ये डिलीट हो जाएगा, 9/2 माइनस 11/2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2k माइनस 18 मिला। यहाँ डिनोमिनेटर देखो सेम है, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 और 33 तिया 99 होगा। तो -9 के माइनस माइनस प्लस 99 हो गया और अपान 2 2 जा 4 हो जाएगा। 9 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 होगा और 2 से 2 डिवाइड करोगे -1 होगा और यहाँ पर ये -11/2 इक्वल्स टू 0 हो जाए। सबका एलसीएम 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 4 2 जा 8 के 18 चौक 72 माइनस 9 के 99 और 11 दूना 22 बराबर 0 हो जाएगा। तो 72 और ये 22 जब ऐड करोगे तो 2 2 4 94 हो जाएगा। 8 के में से 9 के घटा तो माइनस के हुआ और यहाँ से कितना मिला, 94 प्लस 99 बराबर 0। 99 में 94 ऐड करोगे तो माइनस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 99 में से 94 घटा 5 तो के की वैल्यू 5 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रश्न का आंसर के बराबर क्या होगा, 5 होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रश्न का आंसर 15वें का ऑप्शन ए सही है, के बराबर 5 होगा। फार्मूला याद रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्यान से देखो, ये प्रश्न लिखा गया है, वृत्त है कि त्रिज्या निकालो। नॉर्मल है तो वृत्त में पहले ए की वैल्यू निकाल देते हैं। ए बी की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है। वृत्त में हम जी निकालते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, -6/2 तो -3 होगा। फिर एफ निकालते हैं 4/2 तो यहाँ से 2 होगा और सी की वैल्यू -36 है। हमसे त्रिज्या पूछा गया है तो त्रिज्या का फार्मूला आपको बताए थे, रूट में g² प्लस f² माइनस सी होता है। तो g की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सी खुद माइनस में है तो -36। फिर यहाँ से क्या होगा, √3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब इसको ऐड करोगे 36 4, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखो तो यहाँ से आप ऐड करोगे 49 हुआ, 36 4 40 और 9 कितना हुआ, 49। 49 का वर्गमूल r बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो इस प्रश्न का आंसर 7 होगा। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, ये देखो लिखा गया है कि इस परवलय का लोकस लेटस रेक्टम क्या होता है। देखो परवलय होता है y² बराबर 4ax। तो इसका जो लेटस रेक्टम होता है, नाभिलंब हिंदी में बोलते हैं, नाभिलंब की लंबाई, इसका फार्मूला होता है 4a। हमको 4a निकालना है, लेकिन परवलय को, इस पैराबोला को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, y² निगेटिव 8yx प्लस 19 इक्वल्स टू 0 है। अब इसको y वाले टर्म को उधर, x को उधर भेजोगे तो y² माइनस 8y और यहाँ x माइनस 19। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर बनाओ। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको नियम बताया गया था कि y के कोफिशिएंट का हम हाफ करेंगे। y का कोफिशिएंट 8 है, 8 का आधा 4 होगा, तो 4 का वर्ग जोड़ेंगे दोनों तरफ, तब होल स्क्वायर बनेगा। तो y² माइनस 8y, 4 का स्क्वायर इधर ऐड करेंगे, x में से x माइनस 19 तो 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर a² माइनस 2ab तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो y माइनस 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर मिला। ये
ये x माइनस 19 4 चौके 16, तो यहाँ से हमको मिल रहा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, 16 में से 9 घटा 3, x माइनस 3 आ गया ना, 16 में से 19 घटा -3। अब देखो इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल एक्स। देखो ये कैपिटल वाई स्क्वायर बराबर, अब कंपेयर करो, इन दोनों से कंपेयर करो तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 4a ही लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम 4 ही होता है, तो लेटस रेक्टम जो होगा वो 4a होगा, और 4a की वैल्यू 1 आई, समझ में आया, तो 4a की वैल्यू 1 आई, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 आएगा। ठीक है, अरे इसको ये कंपेयर करोगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 4a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो 4a की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए, तो 17वें का ऑप्शन क्या सही होगा, 1 सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, कह रहा कि यदि एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स, एक्स बिलोंग करता है इतने में, तो कह रहा है कि एफ का परास क्या होगा, परास को हम लोग बोलते हैं रेंज। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है साइन एक्स, अब हमसे एक्स इसमें पुट करोगे, एक्स हमको दिया गया है, तो इसका जो रेंज बनेगा यक्स सबके अंदर पुट कर दिया जाएगा साइन के अंदर, तो पहले साइन 0 पुट किया जाएगा, फिर साइन π/6 रखोगे, फिर साइन कितना रखोगे π/4, फिर साइन के पास क्या रखोगे π/6, फिर साइन आप रखोगे π/2 रखोगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 60 π/6 30 डिग्री 1/2, यहाँ पर 1/√2 होगा, और यहाँ पर √3/2 होगा, और 90 डिग्री 1 होगा, ये रेंज हो गया। लेकिन अगर कहीं पर एफ एक्स बराबर केवल साइन एक्स दिया जाए, तो साइन एक्स का जो रेंज आपको पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था -1 से +1 में, जब एक्स वक्स ना हो इसमें एक्स दे दिया है किस पर निकालना है, तो ये फार्मूला है, साइन का जो मिनिमा होता है वो -1 होता है, और इसका मैक्सिमा +1 होता है। ठीक है, तो साइन का अगर आपसे रेंज कोई पूछे तो आप क्या बताओगे -1 से +1, लेकिन इस क्वेश्चन में रेंज इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न में। देखो इसमें भी बेटा ऑप्शन नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, बस इसे सॉल्व करो। हमसे पूछा गया है एक आपको मैट्रिक्स दिया है, पूछा गया ए डॉट ए डैश का मतलब ट्रांसपोज में होता है, परिवर्तावी होता है। तो ए आपको कितना दिया है, ए आपको दिया है cos अल्फा, और ये है दिया है साइन अल्फा, फिर यहाँ से है माइनस में साइन अल्फा, फिर यहाँ पर है cos अल्फा। तो ए डैश क्या होगा, ट्रांसपोज कर देंगे रो कॉलम में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos अल्फा, ये पहली लाइन पहली पंक्ति बन जाएगी, ये माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से मिल जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ से cos अल्फा मिल जाए। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, हमको क्या पूछ रहा है ए डॉट ए डैश, तो ए की वैल्यू क्या है cos अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा, और यहाँ पर है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर है cos अल्फा। फिर डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या होगा साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या होगा cos अल्फा होगा। अब क्या करते हैं, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ध्यान से देखो ए डॉट ए डैश, अब मल्टीप्लाई करते हैं, cos का cos में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा, निगेटिव पॉजिटिव होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे cos अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। समझ में आ रहा है बच्चों, तो इस तरीके से आगे क्या होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे साइन अल्फा cos अल्फा, इसका इसमें करोगे तो माइनस cos अल्फा साइन अल्फा होगा। फिर अब हम ये हो गया, अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से आया।
अब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये बच रहा है ए डैश बराबर, हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर 1 होगा, 0 0 और 1। तो इस हिसाब से ए डैश यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ रहा है, इसे हम आई बोलते हैं। आई का मतलब क्या होता है? तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आई आएगा, ऑप्शन नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 1 - 1/2 1/3 1/4 अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो, इसका एक फार्मूला, आप लोग फार्मूला देखो, पूरा फार्मूले का ही कमाल है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं log 1 + x बेस ई, इसका फार्मूला होता है x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 + x⁵/5 और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। अब ध्यान से देखो, हमको 1 ऊपर लाना, तो हम पुट कर देते हैं x = 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर log बेस ई 1 + 1 होगा। 1 पुट करने पर 1 की चाहे जितनी डिग्री होगी 1 ही आएगा। तो यहाँ से रहेगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 प्लस ये अप टू इन्फिनिटी तक आगे बढ़ता रहेगा। अब 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो log बेस ई यहाँ 2 रहेगा। यहाँ से 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 -1/6 प्लस अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो हमसे पूछा गया इसी की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा गया इसी की वैल्यू, देखो इसी की वैल्यू पूछा गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, log 2 बेस ई। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, log 2 बेस ई इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 20वें का ऑप्शन बी सही है। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसको समझो। 21C0 क्वेश्चन है, 21C0 ना 21C1, फिर आगे है 21C2, सॉरी 21C2, इसी तरीके से प्लस में 21C10, इसकी वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। हम जानते हैं, हम एक फार्मूला पढ़ाए थे NC0 + NC1 और प्लस डैश पूरा NCN, पूरा फुल जब जाएंगे तो 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पर पूरा फुल हम चले जा रहे हैं, ध्यान से देखो, हम चले जा रहे हैं 21C0 ना 21C1 और फिर 21C2 और इसी तरीके से डैश हम 21C10 हमको रास्ते में मिलेगा, फिर 21C11 और फिर डैश प्लस 21C21, इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 21। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक रूल आपको पढ़ाया गया था, याद करो, NCR बराबर होता है NCN - R। ये रूल, इस रूल से हम ये जानते हैं कि अगर 5C3 है तो ये 5C2 होगा, 5 में से 3 निकलेगा 2 होता है। तो वैसे ही हमको 10 तक ही चाहिए, लेकिन आगे है तो दिमाग ये लगाओ, आप लोग दिमाग ये लगाओ, जो 21C20 होगा वही 21C21 होगा कि नहीं, वही 21C21, जो 21C1 होगा वही 21C कितना होगा, वही 21C20 होगा, और जो 21C2 होगा वही 21C क्या होगा, 19 होगा कि नहीं। तो इस तरीके से जो ये होगा वही ये होगा। तो इसके प्लेस पे 21C0 लिखोगे और 21C0 यहाँ लिखोगे, यहाँ भी 21C0 है तो ये 2 बार होगा। तो यहाँ वाला इसके बराबर होगा, ये भी 2 बार होगा, यहाँ वाला इसके बराबर होगा, ये भी 2 बार होगा, और 21C11 21C10 के बराबर होगा, ये भी 2 बार होगा। तो हमको वैल्यू यहीं तक निकालनी है, तो ये 2 बार हो जाएगा। ये जब हटेंगे तो ये डबल करवा देंगे इसको, तो यहाँ पर ये 2 बार हो जाएगा 21C0
21C1 और इसी तरीके से 21C10 ये 2 बार हो जाएगा। ये कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। इधर 2 की पावर 21 है, फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमको जो आंसर मिल जाएगा 21C0, 21C1 और इसी तरीके से 21C10 ये हो जाएगा 2 की पावर 21/2। तो 221 में से एक बार 2 जब ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 की पावर 20 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका कौन सा आंसर सही होगा? 2 की पावर 20, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? 2 की पावर है ना 5/2, 20 घात है एक, तो 20 में से एक निकल के 21 घात है में से एक निकल के 20 घात वाला बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है कि एक सिक्के योम एक पासे को एक साथ उछालने पर सिक्के पर हेड योम पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सिंपल स्पेस बताओ। हेड के साथ 1 आ सकता है, ऐसे हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 और हेड के साथ क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। इसी तरीके से टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है ना। फिर ऐसे ही टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6 आ सकता है। ये टोटल बनेगा। ये पूरा सिंपल स्पेस पासा सिक्का। अब हमारी घटना क्या है? घटना जो ई है वो घटना ई में ये बोला जा रहा है कि सिक्के पर हेड आए और पासे पर सम आया। सिक्के पर हेड और पासे पर, तो इसका मतलब हेड के साथ सम आए, सम 2 है, फिर हेड के साथ सम 4 है, फिर हेड के साथ सम 6 है। टेल का बात ही नहीं है। अब हमको इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता, तो किसी घटना की प्रायिकता घटना में कितने एलिमेंट हैं अपान टोटल कितने हैं। तो घटना में कितने एलिमेंट हैं? 3 और टोटल है 12। जब कैंसिल करोगे तो 1/4 आपके प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 1/4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? देखो, एक थैले में 3 लाल एवं 4 सफ़ेद गेंद हैं। इसमें से एक एक करके 2 बार बिना पुनर्स्थापित किए, मतलब बिना रखे किए निकाला जाता है दोनों के लाल होने की प्रायिकता। आप ध्यान से देखो, लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद 3। वह सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद 4। कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? कुल गेंदें 7। तो पहले लाल गेंद 3 लाल गेंद है। अगर आपके पास 3 लाल गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाल रहे हो तो 3 तरीके से निकाल सकते हो। तो ये पहली प्रायिकता 3/7 होगी। ये पहले लाल गेंद की निकालने की, ये पहली लाल गेंद की प्रायिकता, पहली लाल गेंद की प्रायिकता, पहली लाल गेंद की प्रायिकता है ये। ठीक, पहली गेंद लाल निकाली गई, प्रायिकता। अब ये लाल जब गेंद निकाली गई तो उसमें रखी नहीं गई है। अब लाल गेंद 3, अब दोबारा एंड और दोबारा लाल गेंद निकालेंगे। अब लाल गेंद पहले 3 थी, एक निकाल चुके, अब लाल गेंद कितनी बची? 2 और कुल गेंद कितनी हो जाएगी? 6। तो ये भाई 7 में एक निकल गया 6, तो इसका मतलब ये क्या है? ये दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता है। ये दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3/7 मिला और 2 के 2, 2 3 6, 1/3 मिला। 3 से 3 कैंसिल होके 1/7। इस प्रश्न का आंसर होगा 1/7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। तो इसमें का उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1/7 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं, 24वां सवाल। तो इसमें का ऑप्शन डी सही होगा। 24वें प्रश्न पे आते हैं। ये देखो, कह रहा है कि यदि क्वेश्चन ये लिखा गया, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी बराबर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी, तो वेक्टर और वेक्टर बी के बीच कोण होगा। अब ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
अब हम एक फार्मूला पढ़े थे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का जब स्क्वायर करोगे तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आता है। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी का इस तरीके से स्क्वायर और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी का इस तरीके से स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर दोनों अलग अलग डॉट में आ जाएंगे। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी अगेन डॉट में आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसी फार्मूले से। फिर यहाँ पर ये भी रहेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका इसमें करोगे तो वी डॉट ए, फिर मल्टीप्लाई करोगे ए डॉट बी और फिर यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब ए डॉट ए बी डॉट ए होगा और माइनस ए डॉट बी होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर वी डॉट वेक्टर बी होगा। आप देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, बचा कितना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ बचा ए बी है तो वहाँ भी -2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बचा। 2 कितना हो जाएगा ये 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी उधर 0 हो जाए। 4 से 0 में जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 से 0 में डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब आप समझो पढ़ाया गया था कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दोनों के बीच कोण, दोनों के बीच जो कोण बनेगा, दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो π/2 आ जाएगा, 90 डिग्री होगा। दोनों समकोण पर काटेंगे। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको इसी हिसाब से सॉल्व किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप एवं वेक्टर v बराबर 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप हो तो एक राशि बी माने सदिश गुणन है। और आपको पढ़ाया गया था दो सदिशों का सदिश गुणन सारणिक से करते हैं। तो ध्यान से देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर v से एक सारणिक बनता है। इसकी पहली पंक्ति में i कैप j कैप k कैप होता है, दूसरी पंक्ति में इनके घटक होते हैं -1 है। फिर आगे आपका है 6 - 3 और ये 2 हो जाएगा। फिर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई कैप होगा, फिर इसका इसमें 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस रहेगा 3, फिर माइनस जे कैप, ये और ये डिलीट हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 6 के 6, फिर प्लस के कैप होगा, फिर ये और ये डिलीट हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6 दूना कितना हुआ 12। तो इस हिसाब से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी क्या होगा 4 में से 3 घटा 1 आई कैप और 6 4 कितना हो जाएगा 10 जे कैप और -12 - 6 18 के कैप। तो ये सदिश आएगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन सी है, तो 25वें का उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक, तो इस प्रकार से 25वें का ऑप्शन क्या होगा सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कुल आज हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए। तो ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट था। अब कल हम 8वां प्रैक्टिस सेट कराएंगे और इसी हिसाब से आगे धीरे धीरे हम फिजिक्स का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसको आप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।